हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग एचपीआरसीए पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी जीआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको टकराव ही जाएं एग्जाम में इसके अंदर, और इसके पहले भी बहुत सारे मैं लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। लेक्चर को कंटिन्यू करूँ उसके पहले रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल एट एनी इंस्टेंट ओबेज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई है वो दी गई है dn/dt इक्वल्स टू -n/2। तो यहाँ से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये dn/n कर लिया तुमने और यहाँ से हो जाएगा -dt/2। इंटीग्रेट कर दो इसको, ये 0 है ना, 0 से 2 तक, और टाइम तो हो जाएगा 0 से 2। तो इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। तो यहाँ जो टाइम है वो हो जाएगा 0 से 2 और ये हो जाएगा n0 से लेकर n तक। तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेट तो करना आता होगा सबको। तो ये बन जाएगा हमारे पास ln n/n0 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -t/2। t/2 बनेगा तो इसकी मैं लिमिट लगा दूंगा। तो यहाँ से t/2 बनेगा, इसकी लिमिट लगा दूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ln n/n0 यही बनेगा और माइनस यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1। इसका एंटी लॉग ले लोगे तो n/n0 इक्वल्स टू e⁻−1 और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो n0/e, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू कम द मोस्ट स्टेबल स्टेट द हीलियम आइसोटोप 2He6 अंडरगोज। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आने के लिए हीलियम जो आइसोटोप है उसके लिए कौन सा डिके होगा, उसमें अल्फा डिके होगा, नेगेटिव डिके होगा, बीटा डिके या पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होगा। तो हीलियम जो है वो है 2He6 और उसको किस में आना है, उसको लिथियम में आना है ना। तो उसके नियर अबाउट लिथियम में आना है। तो लिथियम में आने मतलब ये 3 बनेगा यहाँ पर, तो 3Li और 6। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो। तो ये जो है ये डिके जिसमें जो प्रोटॉन नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा डिके होता है, ये होता है बीटा माइनस डिके। ये कौन सा डिके होता है, बीटा माइनस डिके। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मैजिक नंबर इन द न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल के अंदर मैजिक नंबर कौन से होते हैं, तो मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिक नंबर होता है। 2, 8, 20, ये याद कर लेना, रट्टा मार लेना। ये 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो यहाँ कौन सा है, 28 है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट द एटॉमिक मास यूनिट, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा। देखो दो चीजें होती है, एक होती है पेनिट्रेशन पावर, एक होती है पेनिट्रेशन पावर और एक होती है आयोनाइजेशन पावर। कौन कितना ज्यादा आयोनाइज कर सकता है, कौन कितना ज्यादा आयोनाइज कर सकता है। तो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। ठीक है, ये किसका ऑर्डर होता है, ये पेनिट्रेशन का होता है। और आयोनाइजेशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा कौन करेगा, अल्फा करेगा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। तो आयोनाइजेशन कौन करेगा, जिसके पास चार्ज होगा। तो इनमें से चार्ज किसके पास ज़्यादा, अल्फा के पास ज़्यादा। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, CBA। यहाँ जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, CBA। और ये पेनिट्रेशन वाला जो है जो इसका जस्ट उल्टा होगा। तो याद रखना है तुम, है ना। नेक्स्ट अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड, विच वन ऑफ हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/mv। वेलोसिटी सबकी सेम है, वेलोसिटी सभी की क्या है, सेम है। तो जो लैम्बडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके मास के। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। अब जो हमें पार्टिकल्स दिए हैं वो दिए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है, फिर भी न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर मास ऑफ अल्फा,
तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी, प्रोटॉन की, उसके बाद किसकी होगी, न्यूट्रॉन की, और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की होगी। पर ये किसके केस में है, जब वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी तो फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हमें ये पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तो लॉन्गेस्ट किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। नेक्स्ट, द रेस्ट मास ऑफ एन एक्सरे फोटोन इज, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये क्या होता है, जीरो होता है, मास ऑफ फोटोन। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सभी के लिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है द बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्डिंग नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी मैक्सिमम होती है, फिर ये फेरस की, तो Fe56, और लगभग ये होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटोप यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप है 92 यूरेनियम 239, ट्रांसफॉर्म इनटू एन आइसोटोप ऑफ अ प्लूटोनियम बाय 2 सक्सेसिव बीटा डिकेज, 2 सक्सेसिव बीटा डिकेज में। तो पहला जब बीटा डिके होगा, इसमें बीटा माइनस डिके है ये, है ना, बीटा माइनस डिके में प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ता है, तो यहाँ पर जो इसका प्रोटॉन नंबर है 1 से बढ़ जाएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर ये तो 239 ही रहेगा। फिर दूसरा जब डिके करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, दूसरा करेंगे 94 हो जाएगा, और जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा। तो जेड जो है वो कितना हो जाएगा, 94, और एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा 239। तो एटॉमिक मास सेम रहेगा और जो जेड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 94। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज सजेस्टेड बाय, लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने सजेस्ट किया, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो सजेस्ट किया बोहर्स एंड व्हीलर ने। किसने सजेस्ट किया, बोहर एंड व्हीलर ने। फिर द प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी इन स्टार्स, जो स्टार्स है उसके अंदर हाई एनर्जी का प्रोडक्शन फ्यूजन की वजह से होता है। किसका फ्यूजन होता है, H2 न्यूक्लियाई का, किसके अंदर, हीलियम के अंदर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो दी हुई है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पास थ्रू एन आयोनाइजेशन चैम्बर एट द रेट ऑफ 10 पर सेकेंड। आयोनाइजेशन चैम्बर से किस रेट से पास हो रहा है, 10 पर सेकेंड, मतलब 10 पास हो रहे पर सेकेंड में। Assuming all the energy is used in producing ion pairs, सारी की सारी जो एनर्जी है वो आयन पेयर्स के अंदर बनाने में जा रही है। द करंट प्रोड्यूस्ड इज, तो करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एन आयन पेयर। एक आयन पेयर को प्रोड्यूस करने में 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ आयन पेयर्स, नंबर ऑफ आयन पेयर्स, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 × 10⁻⁶, इसको डिवाइड कर देंगे हम 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो 1.667 × 10⁵, ये हो गए नंबर ऑफ आयन पेयर्स। तो चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, Q = NE, तो n की वैल्यू 1.667 × 10⁵, और E जो है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की, और Q की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2.66 × 10⁻⁻14। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग कर लेना। हमें पूछा है कि करंट कितनी फ्लो होगी, करंट 10 सेकेंड में, 10 पर सेकेंड है ना, तो करंट फ्लो जो आएगा, करंट फ्लो, तो करंट I = क्या होता है, Q/T। तो 10 पर सेकेंड मतलब ये फ्रिक्वेंसी हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा 10 × Q, ये फ्रिक्वेंसी की तरह काम कर रहा है। तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2.66 × 10⁻⁻14, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.66 × 10⁻⁻13। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, GM काउंटर कलेक्ट्स 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्चार्ज, हर डिस्चार्ज में 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स वो है कलेक्ट करता है। व्हेन द काउंटिंग रेट इज 500 काउंट्स पर मिनट, जब काउंटिंग रेट जो है वो 500 काउंट पर मिनट है, तो एवरेज करंट जो सर्किट में फ्लो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल लो चार्ज, तो चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज जो आप निकालोगे वो किसके बराबर होगा, NE। तो N जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 10⁸, और E जो है उसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19।
तो यहाँ से बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻11, ये चार्ज की वैल्यू बन गई। फिर काउंट रेट चाहिए हमें, काउंट रेट। तो काउंट रेट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 500 काउंट पर मिनट, 500 काउंट पर मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो पर मिनट में है ये, तो सेकंड में निकाल लेते हैं। तो 500/60, तो 500/60 करोगे तो 500 डिवाइड बाय 60, तो ये आ गया 8.33। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 8.33। हमें निकालनी है करंट। तो करंट क्या होती है, Q/T। तो वो Q/T होता है, Q/T। तो यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू काउंट रेट, Q इंटू काउंट रेट। तो I Q जो है उसकी वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻11, और रेट जो है वो कितना हो गया 8.33। तो यहाँ से I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, 8.33 1.6, तो ये आएगा 1.333, है ना। ये आंसर आएगा 1.333 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4th। नेक्स्ट है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड। कैडमियम रॉड जो है वो एब्जॉर्ब करती है किसको, न्यूट्रॉन्स को। तो कैडमियम जो रॉड्स है उनका जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो लार्ज होता है। तो कैडमियम हैज वेरी लार्ज न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन एरिया, hence used to absorb न्यूट्रॉन्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट है, द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस फिजन की क्या कंडीशन होती है। तो ये आएगा Z²/A ग्रेटर देन 47। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है जब हम कूलम फोर्स को कंपेयर करते हैं सरफेस एनर्जी के साथ। तो जब हम कूलम एनर्जी को when we compare कूलम एनर्जी with surface energy, then we get Z²/A ग्रेटर देन 47। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1st आ जाएगा। नेक्स्ट है, द पल्स हाइट इन GM काउंटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। GM काउंटर में पल्स हाइट किससे इंडिपेंडेंट होती है। तो 2 चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती है। एक तो होती है पार्टिकल एनर्जी और एक होती है नंबर ऑफ आयन पेयर्स, है ना। एक तो होती है पार्टिकल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ एक है पार्टिकल एनर्जी और दूसरा होता है नंबर ऑफ प्राइमरी आयन पेयर्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2nd आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड फ्रॉम द ruin was found to have a C14 activity of 13 disintegrations per minute per gram of its carbon content. The C14 activity of a living wood is 16 disintegration per gram. N0 की वैल्यू हमें दी है 16, एक्टिविटी दी है ना। A0 भी आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको A0 लिख लो, A0। और A जो है उसकी वैल्यू हमें दी है 13। द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ वुड फ्रॉम द ruin इज, अप्रॉक्सीमेट एज बतानी है। तो A = A0 e⁻⁻ λt। तो यहां से हो जाएगा 13/16 = E - λt। दोनों साइड हम लेंगे लॉग, तो ये बनेगा log 16/13 माइनस आएगा ना, तो log 16/13 और ये हो जाएगा λt। तो यहां से t बराबर हो जाएगा 1/λ log या ln 16/13। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है कितनी, 5760 ईयर। तो λ = होगा हमारे पास 0.693
अपॉन टी हाफ, तो लेमड़ा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास, लेमड़ा की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ की वैल्यू है 5760, तो ये हो जाएगा 5, टी हाफ की वैल्यू है 5760 अपॉन 0.693 और ln 16/13। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ln 16/13 इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5760 के साथ और डिवाइड करना है 0.693, तो आंसर आएगा हमारे पास 1725, तो ये आएगा 1.725, 1.723 आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर आएगा, थर्ड आंसर आएगा, तो t इक्वल्स टू आएगा 1.73 इंटू 10⁻³ ईयर्स, आंसर आएगा हमारे पास थर्ड। नेक्स्ट, अ यूरेनियम न्यूक्लियस